हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आईआईटी जैम में पूछा हुआ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2005 में पूछा हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है उसका कि टी R3 से R3 में यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड आई जो है वो कोई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टी क्या है, R3 से R3 में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और आई जो है वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ दिया हुआ है, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन R3 के ऊपर है। तो इसका मतलब है क्या कि जो टी हो गया वो R3 से R3 में गया और I जो हो गया वो R3 से R3 में आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये वाला। अब कहता है कि इफ देयर इज अ स्केलर C, यदि कोई स्केलर C ऐसा मिलता है, C को स्केलर बोला गया, और कहता है क्या है ना, नॉन जीरो वेक्टर X यदि हम लेंगे R3 से, मतलब देयर एग्जिस्ट C कांस्टेंट हो गया और कह रहा है कि X लेना है, नॉन जीरो है, ठीक है, जो जीरो नहीं है, और ये कहां से है, R3 से है। ठीक है, ऐसा है सच दैट कि TX आपका जो है ना वो CX है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देन कहता है रैंक ऑफ टी माइनस सी आई, कि टी माइनस सी आई का रैंक क्या होगा, ये जानना चाहता है कि टी माइनस सी आई का रैंक आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आप यदि इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो सी आई एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी यदि है तो x को लिख सकते हैं आई एक्स, क्योंकि i इज आइडेंटिटी और x जो है वो R3 का मेंबर है। तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी एक्स माइनस सी आई एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ऑपरेटर के तौर पे टी माइनस सी आई और ये x बराबर क्या, जीरो। ठीक है, अब t माइनस सी आई एक्स इक्वल टू जीरो है, c जहां कांस्टेंट है, x कर रहा है नॉन जीरो है, एकदम ध्यान से समझिएगा, x क्या कर रहा है, नॉन जीरो है। तो x यदि नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब x दिस इज द नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि t माइनस सी आई, ये जो लिख रहे हैं आप t माइनस सी आई, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लेते हो यहां पर, ठीक है, तो इसका यदि हम मतलब t माइनस सी आई के घर में टी माइनस सी आई जो आपको कह रहा है वो कह रहा है क्या कि x यहाँ पे नॉन जीरो है, तो कर्नल टी आपको पता होगा, कर्नल टी, ठीक है, या जिसको कहते हैं एनटी, नलिटी ऑफ, नल स्पेस ऑफ टी, कर्नल टी या नल स्पेस ऑफ टी। तो ये क्या होता है, ये होता है वैसे x का कलेक्शन होगा R के 3 के घर से, डोमेन के घर से, जहां पर कि tx इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है। अब यहां पर क्या है कि मेरे पास जो ऑपरेटर है, ठीक है, वो t माइनस सी आई हमने बना लिया है। ठीक है, t माइनस क्या बना लिया है, सी आई बना लिया है। क्यों, क्योंकि i भी आइडेंटिटी ऑपरेटर है, वो भी R3 से R3 में है, t भी है वो R3 से R3 में है। तो t और i जो है वो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो R3 के ऊपर होगा, मतलब AR3, AR3 मतलब क्या, उसको हम AR3 जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम R3 टू R3, जो कि खुद एक वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, जरा बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर, ऑपरेटर क्यों, क्योंकि खुद से खुद में है, R3 से R3 में, V से V में यदि है, तो आप पढ़े होंगे कि T यदि V से V में यदि वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में है तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ऑपरेटर कहलाया जाता है, कहा जाता है। और इस तरह लीनियर ऑपरेटर के सेट को आप ये भी पढ़े होंगे कि एल यू भी जैसे लिखते थे, यू भी, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, या एच करके लिखते थे। ठीक है, तो कहीं कहीं ए करके भी लिखा जाता है। ठीक है, तो एल यू भी के जगह यहां पे क्या होगा, एल वी वी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हम करें सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी, या होमोमॉर्फिज्म लिखा जाता है कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वी टू वी।
तो इसका मतलब है क्या कि यदि हम सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाए, कहां से कहां, V से V में, ठीक है, तो T और I दोनों उसका मेंबर है, क्योंकि T भी लीनियर ऑपरेटर है और I भी क्या है, लीनियर ऑपरेटर, उसी में है, R3 में ही है, ठीक है, तो दोनों में होगा। तो ये जो T माइनस CI लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब है क्या कि वो जो होगा वो भी लीनियर ऑपरेटर होगा, ठीक है, मतलब ये T माइनस CI जो मेंबर होगा ना, ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये खुद ही उसमें होगा, मतलब इस अलजेब्रा में होगा, या फिर V से V में होगा, मतलब A R3 में होगा, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 वाले में ये होगा। अब यहां पर मेरा बात क्या कहना है कि यदि ये T माइनस CI फिर से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यदि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और X यदि करने पे नॉन जीरो करने पर ये जीरो देता है, तो गारंटी है कि इसका जो कर्नल है ना, कर्नल ऑफ T माइनस CI, ध्यान से देखिएगा, कर्नल T माइनस CI, यहाँ कर्नल T लिखे थे, कर्नल ऑफ T माइनस CI, जिसको आप N कहते हैं, नलिटी, नल स्पेस T माइनस CI, ये आपका सिर्फ जीरो वेक्टर नहीं रखेगा, ठीक है, ये सिर्फ जीरो वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर नहीं रखेगा, बल्कि उसमें जीरो से कुछ और एक्स्ट्रा मेंबर होगा, यानी कि डायमेंशन जो होगा कर्नल T माइनस CI का, वो जीरो से बड़ा होगा, वो सिर्फ जीरो नहीं होगा। तो डायमेंशन यदि आप कह रहे हैं क्या कि T माइनस CI का, कर्नल T माइनस CI का, वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब है क्या कि एक थ्योरम होता है, उसको कहते हैं हम सिल्वेस्टर थ्योरम, ठीक है, तो सिल्वेस्टर थ्योरम या रैंक नलिटी थ्योरम, एक थ्योरम होता है, इसको कहते हैं सिल्वेस्टर, ठीक है, थ्योरम, या फिर रैंक नलिटी थ्योरम। ये क्या कहता है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि T यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में वेक्टर स्पेस में ओवर द फील्ड सेम फील्ड F, और U यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यदि ये है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि जो डायमेंशन होता है RT का, RT मतलब रेंज स्पेस का, प्लस डायमेंशन जो नल स्पेस का होता है, बराबर होता है डायमेंशन U का। ये रिजल्ट है, इसको हम लोग BSc पार्ट 3 में वगैरह में करते हैं, ठीक है, BSc में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे आइए, इसको ऐसे भी कहा जाता है, इसका डायमेंशन ऑफ RT का मतलब होता है रैंक, डायमेंशन ऑफ RT को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंक, उसको हम लोग रैंक कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अ रैंक T प्लस इसको कहते हैं नलिटी T बराबर डायमेंशन ऑफ U, ये कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यहाँ R3 से R3 में है, तो यहाँ थ्योरम क्या बन जाएगा कि R3 का डायमेंशन कितना है, तो डायमेंशन जो होता है R3 ओवर R, उसका डायमेंशन 3 होता है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ T माइनस CI प्लस नलिटी ऑफ T माइनस CI बराबर 3 होगा। अब नलिटी जो है वो कह रहा है कि हम जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो रैंक जो होगा T माइनस CI बराबर 3 माइनस नलिटी T माइनस CI, ये लिख सकते हैं। अब इसके बारे में आप क्या कर रहे हो, ये जीरो से बड़ा है, यदि ये जीरो से बड़ा होगा तो पूरा क्वांटिटी, तो ये स्टार्ट कहां से करेगा, एक से, ठीक है, क्योंकि एक से लेके 3 तक जा सकता है। यदि ये एक से बड़ा होगा, एक होगा, दो होगा, 3 होगा, तो रैंक जो होगा वो 3 नहीं हो सकता, मतलब रैंक जो होगा वो 3 से कम होगा, तो रैंक क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, 3 से, रैंक क्या होगा, 3 से छोटा होगा, T माइनस CI, ठीक है। ये हुआ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर इस आधार पे बात किए हैं, ठीक है, तो क्लियर है, तो यहाँ आंसर जो है डी हो जाएगा, तो क्लियर दिख रहा है, कोई इशू है नहीं इसमें, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी हो गया, कहता है कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 1, ठीक है, कैन नॉट बी 2, तो ये सब तो हो सकता है, कैन नॉट बी 3 नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डी नंबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब एक और काम है, कोई चाहे तो ये भी बोल सकता है कि T माइनस CI, ठीक है, जो आप यहाँ पे लिखे, तो T क्या है, तो पहले जरा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ और बोलना चाहते हैं, ठीक है, एक मिनट, हम क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा, हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे
टी R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी किसमें है? R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और I जो दिया हुआ है ना वो भी R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी टी यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उसका डेवलप करता है। इसका मतलब हम यहाँ पे टी के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, टी मैट्रिक्स। और टी मैट्रिक्स जो होगा वो R3 से R3 मतलब 3x3 का होगा, ठीक है। आई भी बनेगा तो आई के करस्पॉन्डिंग भी अब मेरे पास एक मैट्रिक्स होगा, उसका भी ऑर्डर 3x3 होगा, यानी कि I3 होगा, ठीक है। तो टी माइनस यदि कोई CI लिखा है तो ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब उस पे x लगा करके यदि ये कह रहा है 0 है और ये कह रहा है कि नॉन जीरो है, ठीक है, तो आप चले जाइए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है। आइगन वैल्यू आइगन वाले वेक्टर वाले चैप्टर में क्या कहता था कि यदि a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, x कैपिटल X डाल दीजिए इक्वल टू 0, और x को कहा जाता था कि यदि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन पैदा कर रहा है तो गारंटी है कि इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट मतलब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। मतलब a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। मतलब क्यों ऐसा बोल रहा, क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन ये कैसा सिस्टम है, इस सिस्टम पे बात होगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ होमोजेनियस सिस्टम। ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम। बनाने का तरीका देखिएगा, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन के आधार में बात किए, वहां पे हम मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जा करके, क्योंकि वो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो फिर से एक वेक्टर स्पेस होता है और द सेम फील्ड एफ के रेस्पेक्ट में ही होगा, या आर है तो आर के रेस्पेक्ट में होगा। दूसरा एक और चीज है कि टी भी आर से आर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। तो टी माइनस सी आई यदि करेंगे तो गारंटी है कि ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे हम यहाँ पे कर्नल निकाल करके, क्योंकि ये नॉन जीरो एक्स बोला था कि मेरे पास एक नॉन जीरो एक्स मिलता है, तो गारंटी है कि कर्नल में जीरो के अलावा भी मेंबर है, ठीक है। और जीरो के अलावा मेंबर होने का मतलब है कि कर्नल का डायमेंशन बढ़ गया है, ठीक है। कर्नल का डायमेंशन जीरो नहीं है, बल्कि कर्नल का डायमेंशन जो है वो जीरो से ज्यादा है। इसका मतलब है क्या कि कर्नल का डायमेंशन जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जैसे कर्नल का डायमेंशन बढ़ेगा, रैंक मतलब होता है रेंज स्पेस का जो डायमेंशन है वो घटेगा, ठीक है। तो 3 से घटना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब इसी कारण से 3 नहीं होगा। तो ये इस आधार पे बोल दिए, निकल गया, ठीक है। तो हम तो ऐसे कुछ मतलब नहीं भी बनाए, इतना सोच लिए तो यही से बन जाएगा, मुझवानी आंसर निकल जाएगा इसका। लेकिन आप यदि इसको बना रहे इस तरह से, ये सेकंड मेथड यहां से आप कर सकते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स सोच रहे हैं, मैट्रिक्स सोच करके हम यहां दिमाग लगा रहे हैं कि टी माइनस सी आई एक्स इक्वल टू 0, एक्स नॉन जीरो है, तो हम चल गए होमोजेनियस सिस्टम में। होमोजेनियस सिस्टम में क्या करता था, याद है होमोजेनियस सिस्टम, ये होमोजेनियस सिस्टम है, मैट्रिक्स हो गया, जैसे कॉल मैट्रिक्स A1। तो होमोजेनियस सिस्टम क्या करता था, याद है आपको, ax इक्वल टू 0 दैट इज द होमोजेनियस सिस्टम। तो यदि इसका a का यदि रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए तो इसका मतलब सिस्टम के पास सिर्फ जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर है। और यदि उसका मतलब उसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और यदि इसका मतलब कि क्योंकि ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, हमेशा सॉल्यूशन होता है, और यदि इसका रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है, घट जाए मतलब कम हो जाए, तो गारंटी है कि इसका जो क्या कहते हैं सिस्टम के पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होल्ड करेगा। तो a माइनस लैम्डा आई का आपने x के जगह यहां पे कहा है कि नॉन जीरो वैल्यू होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहां बोला है x इज नॉन जीरो वैल्यू होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसने कहा यहां पे कि इफ देयर इज अ स्केलर c एंड एस नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट tx इक्वल टू cx। जैसे इसने बोला इसका मतलब है कि मेरे को एक नॉन जीरो x मिल रहा है, और जैसे मिल रहा है तो गारंटी है कि रैंक जो है t माइनस सी आई का वो 3 से कम है, खत्म कहानी। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा यहाँ पे R3 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे t माइनस सी आई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 से कम हो जाएगा, क्योंकि कॉलम नंबर शो करता है नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो 3 से कम हो जाएगा, तो यहां से भी आंसर आ जाता है। आंसर कौन हो गया, डी।
कि रैंक जो होगा टी माइनस सी आई का जो होगा वो 3 से क्या होगा, कम होगा, तो डी आंसर हो गया। सिंपल सवाल है ना। यहाँ आइए, हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। यहाँ कर रहा है कि टी R3 से R3 में बी डिफाइंड बाई टी x1 x2 x3 इक्वल टू x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 जीरो दिया हुआ है। जैम 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एन टी आर टी तो परिचित है उससे आप, नल स्पेस ऑफ टी एंड रेंज स्पेस ऑफ टी लिख भी दिया उसको रेस्पेक्टिवली। देन डायमेंशन एनटी का क्या होगा, आरटी का क्या होगा, आरटी बराबर एनटी होगा, एनटी बराबर सबसेट होगा आरटी का। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि टी जो होता है ना x1 x2 x3 यहाँ दिया हुआ है, वो क्या है x1 माइनस x2 है, फिर x1 माइनस x2 है और फिर 0 है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ एनटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनटी। एनटी मतलब ऐसे x1 x2 x3 का कलेक्शन लीजिए जहां कर की R3 से लीजिए जहां की T जाकर के उसका जो होता है x1 x2 x3 का वो आपको 0 होना चाहिए। T क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये बात कहा गया तो इसको उठा लेंगे यहां से। तो T x1 x2 यही है, x1 x2 x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 और फिर है 0। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 0 0। अब इसको इक्वेट करिएगा तो x1 माइनस x2 बराबर 0, यहां से भी इक्वेट करेंगे तो वही आएगा। इसका अंदर रिजल्ट आया x1 बराबर x2। तो इसका मतलब है कि टी एन टी क्या लिखाया, फर्दर एन टी लिखाया कि एन टी मतलब x1 और यहाँ x3। तो यहाँ दो ही फ्री वेरिएबल होगा, कौन कौन हुआ, x1 और x3 कहाँ से लेंगे, R से। इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन एन टी का कितना हो जाएगा, एन टी का डायमेंशन हो जाएगा 2, ठीक है। तो कहीं है कि डायमेंशन एन टी 2 है लिखा हुआ, डायमेंशन एन टी का 2। और सिल्वेस्टर थ्योरम या रैंक नलिटी थ्योरम से करेंगे क्या कि आंसर तो आ चुका मेरा, ठीक है। दैट इंप्लाइज ए जो है वो सही है, ठीक है। ए क्या है, सही है। तो ए सही है तो टिक लगाइए कि ए सही है, खत्म। तो बाकी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ए में हम टिक लगा दिए, ए सही है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि आप सिल्वेस्टर थ्योरम लगाते हैं तो रैंक नलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है आपको कि रैंक ऑफ टी, डायमेंशन एन टी मतलब नलिटी होता है, डायमेंशन एन टी मतलब क्या होगा, नलिटी टी। नलिटी टी कितना हो गया, 2। तो रैंक टी प्लस नलिटी टी बराबर होता है डायमेंशन किसका, R3 का। R3 पर इसी कारण से R3 ओवर R ही दिया होगा, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ रैंक टी लिखेंगे तो रैंक टी प्लस ये 2 है बराबर 3। तो रैंक टी कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा ना। तो गलत है, रैंक टी का डायमेंशन 2 का रहा है, गलत है। इसका मतलब है कि बी क्या है, बी झूठ बोल रहा है। यहाँ आ जाओ, आर टी एन टी बराबर है, डायमेंशन सेम नहीं है तो बराबर कहाँ से होगा, ठीक है। तो ए और बी के हिसाब से देखें कि आर टी एन टी का डायमेंशन अलग है, इसका मतलब बराबर तो होगा ही नहीं। तो इसका अंदर सी भी क्या है, सी भी गलत है। उसके बाद डी का रहा है कि एन टी सबसेट है आर टी का, ठीक है। डायमेंशन तो उल्टा है ना, एन टी का डायमेंशन बड़ा है आर टी से, तो डी भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये आसान सवाल था 8 नंबर, ठीक है। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या है कि S दिया हुआ है टी R3 से R3 में टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वही T101 123 है और T123 बराबर 101 है। देन S इज क्या होगा, तो सर यहाँ देखिए जरा, ये रहा R3 और यहाँ भी आपको R3 ही है। तो सर यहाँ क्या कह रहा है कि 101 का इमेज कहाँ जा रहा है, तो 101 और एक है आपको 1 2 3, इसका इमेज बना रहा है 1 2 3 पर, इसका इमेज बना रहा है 101 पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह के टी के कलेक्शन है, मतलब कितना टी इससे बनेगा, ठीक है। मान लो अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, और उस अल्फा को लेकर के इसको बेसिस बना लेते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है
ये दोनों वेक्टर यदि इसको सेट में डालेंगे तो एल होगा। कैसे? एल दिख रहा है, वो एल चेक करने का तरीका आपको पता है, ए टाइम्स बी टाइम्स लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके जीरो से इक्वेट करे और ए और बी दोनों यदि जीरो हो जाए तो इसका मतलब है क्या कि वो क्या होगा, एल होगा। ये आपको पता है एल कैसे चेक किया जाता है, ठीक है? क्योंकि ए 101 फिर बी 1 2 3 और उसको 0 0 0 से इक्वेट कर दें तो पता चला कि यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए भी 0 आएगा, बी भी 0 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये लिखाएगा a प्लस बी बराबर 0, ये लिखाएगा 2b बराबर 0 और फिर लिखाएगा a प्लस 3b इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको जब यूज करेंगे तो ऑलरेडी है कि यहाँ से हो जाएगा b 0 और यहाँ से जब इसको उठा के यहाँ डालोगे तो ये बोलेगा क्या कि a का वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब है क्या कि a का वैल्यू भी 0 आया, b का वैल्यू भी 0 आया, ठीक है? वैसे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको यदि मैट्रिक्स पैटर्न में लिखते हैं तो आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट हम लोग चेक करना पड़ता है, ठीक है? मतलब रैंक चेक करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स पैटर्न में लिखेंगे इसको तो 1 1, ठीक है? ये 0 2 हो गया और यहाँ पर जाएगा 1 3, ठीक है? ये ऐसा मैट्रिक्स बन गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका वही ए और क्या बी और यहाँ पे जाएगा 0 0 0। तो इसका रैंक देख लीजिए, इसका रैंक क्या है, इसका रैंक कितना है, 2। रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल रैंक लिखा हुआ है ये, ठीक है? कि इसका रैंक कितना है, रैंक कितना है 2। तो इसका मतलब है क्या कि नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो गया, तो गारंटी है क्या कि ये एल है। तो इसका मतलब 101 और 101 सेट और एक 1 2 3 दोनों को मिला के सेट जो तैयार करेंगे वो एल सेट का फैक्टर्स है, ठीक है? लेकिन ये बेसिस नहीं है। बेसिस के लिए क्या करेगा, हम जानते हैं कि बेसिस के लिए ये दोनों एल है लेकिन बेसिस R3 का नहीं है, तो R3 के बेसिस करने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस। तो यदि हम इसको बेसिस बना दें तो इसको बेसिस बना देते हैं BR3, ठीक है? ये क्या है, बेसिस है। अल्फा को कुछ भी ले ले, ठीक है? और वहां से हम यदि इसको ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें जहां की उसका इमेज कहीं जाता हो, कहीं जाता हो, ठीक है, जहां भी जाता हो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है क्या कि वो सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डेवलप कर सकते हैं, सारा टी। तो इसका चॉइस क्या होगा, इसका चॉइस आपका डिपेंड कर रहा है, अल्फा जो लेंगे वो क्या लेंगे, एक्स लेंगे, वाई लेंगे, जेड लेंगे। अब एक्स वाई जेड तीनों किस पर डिपेंड करेगा, आर पर। आर कैसा सेट है, अनकाउंटेबल। जब यही अनकाउंटेबल है तो अल्फा क्या हो जाएगा, मतलब कलेक्शन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो कलेक्शन ऑफ अल्फा जब अनकाउंटेबल होगा तो कितना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इस तहत बनेगा वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल, सीधा बात है। तो इसका क्योंकि इसका सीधे एक कहना था कि आप टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए जिसमें कि इसका मैपिंग ये जाए, इसका मैपिंग ये जाए, बस इतना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कलेक्शन करना है, इसका ये जाए, इसका ये जाए। तो सर अल्फा का कहीं जाके आप बना लीजिएगा कि 0 पे ही जा रहा हो, है ना, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्फा का चॉइस तो होना चाहिए ना, अल्फा का चॉइस तो होना चाहिए, ठीक है? तो कितना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये बेसिस अब बना है, ठीक है? तो इसका मतलब है क्या कि इसके डालने के चलते ये इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, क्योंकि अल्फा का चॉइस ऐसा होगा। खाली इतना ध्यान रखना है, उसको बेसिस बना देना, ठीक है, काम खत्म, ठीक है? सिंगलटन सेट कोई जरूरी नहीं है ना, यहाँ दो अलग अलग लेके हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कोई और ले लेंगे, यहाँ कोई और ले लेंगे, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा चेंज कर जाएगा, उसका इमेज इस पे कहीं और दे देंगे, फिर इसमें दूसरा वाला में इमेज कहीं और दे देंगे, ये दोनों इमेज वही रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका यही रहेगा, ठीक है? और काउंटेबली इनफाइनाइट कर रहा है, काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब होता है डिनूमरेबल टाइप। तो चूंकि अल्फा का चॉइस आपके ऊपर है, आप जहां मन वहां बनाओ, ठीक है? जिसका मतलब है क्या कि काउंटेबली इनफाइनाइट हो नहीं सकता है, क्योंकि आर जिसके घर से इसके मेंबर लेते हैं वो डिनूमरेबल है, ये क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल है, नॉन डिनूमरेबल है। इसी कारण से फाइनाइट सेट कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल सेट होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, खाली यहाँ दैन देना है। एल चेक कर लीजिए इसका, ठीक है, एल है कि नहीं है। अभी एल हो गया और यहाँ जो बन रहा है वो स्पैनिंग सेट हो गया, जो बन रहा है दैट इज स्पैनिंग सेट है, ठीक है? ये आरटी का मेंबर ये जो डेवलप कर रहा है वो आरटी के अंदर है, और चूंकि एक और वेक्टर का इमेज देगा ही देगा, भले वो 0 पे दे दे, कर्नल के घर में वो चला जाए, है ना, हो सकता है ये कर्नल के घर में चला जाए, इसमें 0 पे दे देगा तो कहाँ से जाएगा, कर्नल में चला जाएगा।
लेकिन उसका उस अल्फा का इमेज तो जाएगा ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यदि हम बेसिस में इसको डाल रहे हैं तो अल्फा का इमेज यदि कहीं डाल रहे हैं तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप करेगा, तो अल्फा के चॉइस पे डिपेंड कर जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी कारण से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो भाई आपको अलग अलग जो चॉइस दीजिएगा उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग पैदा होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है R4 से R4 में है, ठीक है। टी कहाँ से कहाँ है, R4 से R4 में, तो डायमेंशन R4 का कितना होता है, R4 ओवर R ही होगा, ठीक है। तो R4 ओवर R ले लो, उसका डायमेंशन 4 होता है, ठीक है। अब कहता है क्या कि T3 प्लस 3T स्क्वायर इक्वल टू 4I, ठीक है। तो T3 प्लस 3T स्क्वायर, 3T स्क्वायर बराबर 4I है। Where I is the identity transformation, then the linear transformation ST4 से इतना क्या होगा। तो सबसे पहला है कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो T क्यूब प्लस 3T स्क्वायर माइनस 4I इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप लिए हुए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग, चूंकि R4 से R4 में है तो T कहाँ से कहाँ मैपिंग है, T जो है मैपिंग R4 से R4 में है, ध्यान दें यहाँ पे। तो देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यदि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का करेंगे तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो इसका होगा वो हो जाएगा A, यदि करें कि A इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, ठीक है। A इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, ठीक है। देन इट इज द A इज द 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स, 4x4 ऑर्डर का क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो A रखिए, T ही रख लीजिए, क्या दिक्कत है। मान लीजिए लोग T भी कर देते हैं, एक जगह T लिखे, T को लिखे आप मैट्रिक्स, T को लिखे आप A से रिप्रेजेंट किए कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका A हुआ, तो कुछ लोग होते हैं TA लिख दिए, जाने दीजिए भाई T है, तो ठीक है, समझ लीजिए। क्योंकि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप ले रहे हैं, लीनियर ऑपरेटर आप ले रहे हैं, R4 से R4 में ले रहे हैं, तो गारंटी आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स मिलना ही मिलना है 4x4 ऑर्डर का, ठीक है, 4x4 ऑर्डर का, क्योंकि R4 से R4 जा रहा है, तो ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि T यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं Rn से Rn में, इसका मतलब है कि मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा n/n ऑर्डर का, उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। दैट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यदि ये कह रहे हैं तो क्या यहाँ पे T की जगह, मतलब मेरे पास एक इक्वेशन डेवलप किया, तो T की जगह इसको लिख सकते हैं x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, इज द सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है इसका। तो x इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस, देन 1 जो है वो एक आइगन वैल्यू हो जाएगा, देन इंप्लाइज 1 जो है वो आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। 1 क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा ये इसका, क्योंकि T का एक वैल्यू आया ना, x इक्वल टू 1 मतलब T का एक वैल्यू आया ना 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 क्या हो जाएगा, 1 एक आपको आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ किसका हो जाएगा, T का हो जाएगा। अब एक आइगन वैल्यू तो आपको मिल गया, ठीक है। अब एक उसका पॉलिनोमियल बना हुआ है, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S इज इक्वल टू, S एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है, ठीक है। S वो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका नाम है T4 प्लस 3T स्क्वायर क्यूब माइनस 4I। तो इसको हम कर सकते हैं पॉलिनोमियल इन T। तो आपको पता है कि यदि आइगन वैल्यू क्या होगा 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T, देन आइगन वैल्यू 1 आइगन वैल्यू ऑफ S इज, ठीक है, 1 आइगन वैल्यू ऑफ S इज 1 4 प्लस 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस 4 यानी कि 0 हो गया। 0 जैसे आपने किया कि 0 इज एन आइगन वैल्यू, देन क्लियर हो गया कि S इज अ 0 आइगन वैल्यू है, तो S इज सिंगुलर। S क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब इज 0, ठीक है। सिंगुलर का मतलब S इज सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि S इज
एस इज नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं होगा, कहानी खत्म है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी, डी होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एस इज नॉन इन्वर्टिबल, 1 1 बट नॉट ऑन टू। सर 1 1 ऑन टू, जैसे आप यहाँ पे बोले, ठीक है, कि सिंगुलर हो गया एस, तो सिंगुलर का मतलब ये है क्या कि उसका जो रेंज स्पेस है, ठीक है, जो उसका आर एस निकालिएगा आप, रैंक निकालिएगा, ठीक है, तो रैंक 4 नहीं होगा अब, ठीक है, रैंक 4 से घट जाएगा, गारंटी है, क्योंकि टी रिप्रेजेंट करता है 4/4, एस भी रिप्रेजेंट करेगा 4/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, और एक अगर वैल्यू उसका 0 आया तो गारंटी है रैंक उसका 4 से क्या होगा? घटेगा एस का। और रैंक यदि एस का 4 से घटेगा तो ऑन टू तो होने से रहा, क्योंकि ऑन टू होने का मतलब है क्या कि रेंज स्पेस का डायमेंशन और कोडोमेन का डायमेंशन जो इसका है वो सेम हो जाना चाहिए, नहीं होगा, इसका मतलब बेकार है, ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ लिखा था बी नंबर में, बी नंबर में ऑन टू होगा, तो ऑन टू गलत हो गया। 1 1 1 1 तो सही गया, 1 1 क्यों गया? 1 1 इसलिए गया, कारण है क्या कि एस का जो रैंक है ना, नलिटी है ना, मतलब कि ये जो एस सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर आने का मतलब है क्या कि इसका रैंक 4 से घट गया। रैंक 4 से घटने का मतलब है कर्नल के घर में 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से ज्यादा बड़ा मेंबर होगा, तो कर्नल 1 से बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, तो कर्नल के घर में एक डायमेंशन, मतलब 1 से ज्यादा मेंबर रखने का मतलब है कर्नल का डायमेंशन, यानी कि नलिटी इसको कहते हैं। तो नलिटी एस का क्या आ जाएगा? 1 से ज्यादा या बराबर होगा, ठीक है। तो नलिटी यदि 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा तो गारंटी है क्या कि 1 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 0 का इमेज तो 0 देगा, और नॉन जीरो एलिमेंट भी मिलेगा जिसका इमेज वो 0 देगा, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि ये 1 1 बोलना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट ऐसे ही मिल जाएगा जिसका इमेज क्या होगा? 0 देगा, तो 1 1 खत्म हो गया। इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट इसका 0 है, इन्वर्टिबल कहाँ से होगा? वो भी गया, तो तीनों कट गया, डी सही है, ठीक है। वैसे भी डायरेक्ट देख लिए थे आप, इन्वर्टिबल यहाँ पे जब आ ही गया कि नॉन इन्वर्टिबल है तो क्या झगड़ी है, टिक मार दीजिए। देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, टी कह रहा है क्या कि R2 से R2 में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी कहाँ है? R2 से R2 में है, तो हम पहले तो ये बना देते हैं, R2 से R2 लिखा हुआ है तो 0 1 है, और एक है, अच्छा 1 2 भी है, 1 2 है, 0 1 है, इसका इमेज कहाँ गया? 2 3 पर, और इसका इमेज कहाँ गया? ये टी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये R2 है, ये भी R2 है, इसका इमेज 1 4 पर, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशन R2 का कितना होता है? R2 का डायमेंशन होता है 2। अब 1 2 और 0 1 सीधे इसका डिटरमिनेंट चेक किए, ठीक है, या रैंक चेक किए इसको मिला करके, मैट्रिक्स बना करके, तो रैंक चेक करेंगे तो सीधे कितना आएगा? रैंक इसका 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि ये जो है एल वेक्टर है, और एल वेक्टर है, रैंक 2 है, इसका मतलब ये आपका बेसिस क्रिएट कर देगा, दैट विल बी द बेसिस, इसको हम बेसिस कर सकते हैं, दिस इज अ BR2। अब ये बेसिस लिखा गया, बेसिस है। अब आपको करा है 5 6 का इमेज क्या होगा, तो 5 6 इसी के घर में कहीं होगा ना, तो सबसे पहला क्या है कि 5 6 का इमेज क्या बनेगा, ये आपको करा है क्या बनेगा, क्या होगा, 5 6 का इमेज क्या जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको करना क्या है कि 5 6 को पहले लिख देना लीनियर कॉम्बिनेशन से, ठीक है, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 5 6 को पहले आप लिखिए, a टाइम्स 1 2 प्लस b टाइम्स 0 1, यहाँ से a और b का वैल्यू निकालिए, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब इससे निकाल लेंगे a और b का वैल्यू तो t मार देंगे, t 5 6, जब t 5 6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? t ऑफ, इस पर लगेगा, इस पे लगेगा, और t तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कहेगा क्या कि हम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तो ये क्या कर देगा? a बाहर कर देगा, ठीक है, t इसका लिख लेगा 1 2 का, और फिर b बाहर कर देगा, t लिख देगा 0 1 का,
अब ए और बी का वैल्यू जो निकला होगा यहाँ से सॉल्व करके उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद T12 का वैल्यू आपको पता है क्या लिखना है, T12 का वैल्यू कितना है 23 है, और T01 का वैल्यू कितना है 14 है, लिख दिए। अब ए और बी का वैल्यू लिखिए यहाँ से, यहाँ क्या आएगा ए और प्लस बी 0 है तो ए हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस बी, ये हो जाएगा 2a प्लस बी हो गया, है ना। यहाँ पे कितना है 5 6 है, यहाँ से क्या आएगा ए का वैल्यू आएगा 5 और 2a प्लस बी बराबर 6 आएगा। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि b का वैल्यू 6 माइनस 2a और 6 माइनस 2 a का वैल्यू है 5, इसका मतलब हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -4। इसका वैल्यू b का वैल्यू हो गया -4, a का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 2 3 प्लस -4 1 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना 10 10 15 और प्लस -4 -16, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो दोनों जुटेगा, ये इसके साथ 6 आ गया, ये इसके साथ -1 आ गया। 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 है कहीं, चेक करिए, है ना, याद दिया हुआ है ए नंबर में, तो ए नंबर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 6 माइनस 1, ठीक है। 6 माइनस 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका आसान सवाल है, 2010 में पूछा था जैम में। यहाँ पर एक नोट है, जरा वो ध्यान दीजिएगा कि यदि u से v में, ठीक है, ये u है, u से v में, u और v यदि कोई दो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, और u1 u2 un उसका बेसिस है, u हो गया, ये v हो गया, ठीक है, इसका बेसिस है, u1 u2 क्या है, un है, और ये जो दिया हुआ है ना ये बेसिस है u का, ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ u, दिस इज द बेसिस। और v1 v2 vn जो है वेक्टर है v का, मतलब v1 है v2 है, ऐसे करके vn वेक्टर है v का है। तो देयर एग्जिस्ट द यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जो कि इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ देगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं TUI इक्वल टू VI देगा, I इक्वल टू 1 2 3 से लेके n तक, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ पर क्या है कि R2 में जो इसका इमेज हमको दे रहा था, ये और ये बेसिस बन गया। तो यहाँ हमको दो वेक्टर दिया हुआ है, 2 3 और 1 4, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा बतलाना जरूरी है, ताकि अब यहाँ पे कोई मान लो कह दे कि फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे निकलेगा, ठीक है, ये तो आप निकाल लिए 5 6, किसी और का निकालना होता तो, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, कि टी नहीं निकलता जैसे टी एक्स वाई करके जो रहता है उस टाइप का निकालना चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना सबसे पहले, ठीक है, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ आइए, मतलब यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ एग्जिस्ट करेगा। यदि हम यहाँ लिखना चाहें कि किसी एक्स वाई को मानते हैं उसके घर में, इसी में एक्स वाई को मानते हैं, यहाँ दो ठो तो है ही है, एक ठो है आपको 1 2 दे करके, और एक है जो 5 6 के साथ किए वो एक्स वाई के साथ करेंगे, ठीक है। और ये आपका R3 हुआ, R2 हुआ, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे डालेंगे आपको, ये हुआ R2 और ये हो गया T, तो हम क्या करेंगे, इसका इमेज तो पहले ही से दिया हुआ मेरे को, 2 और 3 पे जाता है, इसका इमेज दिया हुआ है कि 1 और 4 पे जाता है ना। और एक्स वाई को सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे 5 6 को कैसे लिखे वैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे इसको a टाइम्स ऑफ 1 2 प्लस b टाइम्स ऑफ 0 1, ये हम लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 0b, ठीक है, a प्लस b इंटू 0, a इंटू 1, फिर 2a और प्लस b, ये हो गया, यानी कि आया a 2a प्लस b, ठीक है। इसको बराबर करोगे एक्स वाई से,
तो यहाँ से x बराबर a आएगा और y बराबर आएगा 2a प्लस b। यहाँ से a का वैल्यू x हो गया और यहाँ से b का वैल्यू y माइनस 2x हो गया। इसे सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे क्या है कि हम जब इसको सॉल्व करके लिखे कि ये क्या लिखा है, तो एक्स वाई लिख दिया, a की जगह x 1 2 और b की जगह लिखाएगा y माइनस 2x और 0 1। अब चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाहर करके t12 और y माइनस 2x बाहर करके t01, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, ये क्या है, स्केलर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x t12 का वैल्यू आप पहले ही लिखे हैं 2 3 है और y माइनस 2x और इसका वैल्यू क्या है 1 4 है, लिख दीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x प्लस y माइनस 2x, सॉल्व कर दिए। यहाँ आया 3x फिर प्लस 4y माइनस 8x, तो ये क्या आएगा, ये आ रहा है आपको जाकर के y और ये आ रहा है आपको जाकर के माइनस 5x प्लस 4y, बन गया ये। यही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया कैसा होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आप डाल के देखिए 5 6 को डालिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। t5 6 और यहाँ क्या आएगा 5 गुना 5 प्लस 4 गुना 6, ये कितना आ गया 6 माइनस 25 प्लस 24 यानी कि 6 माइनस 1, ऐसे भी आंसर आ सकता है। तो हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट इसका था कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, समझे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप सीख गए कैसे निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, को दिया हुआ है ना, ये 14th नंबर क्वेश्चन है, 2010 में ही जैम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन करा है कि टी R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस कौन, ये जो E1 E2 E3 है ना उससे ऑफ R3, वो ये है, दैट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो E1 E2 E3 है उसका कुछ नाम रख दीजिए आप, ठीक है, उसका नाम रख देते हैं B, दैट इज द बेसिस है, तो B R3 है ये, है ना, R3 है, बेसिस ऑफ R3 स्टैंडर्ड बेसिस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस BR3 यदि हम निकालेंगे, दैट इज द मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0, दैट इज कॉल्ड, हम इसको A नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, A, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि A स्क्वायर करने पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0, स्क्वायर करोगे मतलब खुद से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, यानी आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज A इज इनवॉल्यूटरी, ये क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स यदि आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इनवॉल्यूटरी का आइगन वैल्यू मतलब हो गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, यही होगा, तो आइगन वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है, उसका आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आएगा 3/3 है, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू होगा, इनवॉल्यूटरी है, इसका आइगन वैल्यू होगा 1 और माइनस 1, तो कोई एक तो 3 आइगन वैल्यू होगा ना उसका, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यू कितना होगा 3 होगा, तो एक तो उसमें से गारंटी रिपीट करेगा ना, तो डिस्टिंक्ट तो नहीं हो सकता तीनों, तो गारंटी है क्या कि इसका आइगन वैल्यू जो होगा उसमें सारा डिस्टिंक्ट होगा, ये बात गलत है, ये कह रहा है हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, गलत कर रहा है, बी गलत है, इसका मतलब 1 आइगन वैल्यू मस्ट बी रिपीटेड, 1 आइगन वैल्यू मस्ट बी रिपीटेड, वो रिपीट करना ही है भाई, इसका मतलब बी गलत है, पहला बी गलत है। आगे आइए, आप कह रहे हो क्या कि यहां पे ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि मैप्स द सबस्पेस स्पैन्ड बाय E1 एंड E2 इनटू इटसेल्फ,
तो सर E1 और E2 से जो सब स्पेस एक्सपैंड करेगा, तो E1 ले लीजिए, E2 ले लीजिए और उससे L लगा दीजिए, दैट इज द सब स्पेस। L मतलब लीनियर स्पैन। तो ये हो जाएगा क्या, XE1 प्लस YE2, जहाँ XY कहाँ से, R से। अब इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा X1 0 0, स्टैंडर्ड बेसिस है तो Y हो जाएगा 0 1 0, ये हो गया XY कहाँ से, R से। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा XY 0 और ये आ गया आपका XY कहाँ से, R से, है ना। तो ये जो आया, ये वो क्या आया, XY प्लेन आ रहा है ना, ये इट रिप्रेजेंट्स XY प्लेन। मतलब R3 है, R3 3 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन में जो इसका लीनियर स्पैन आप बनाए, तो लीनियर स्पैन में जो आपको चीजें आई उसमें ये वाला चीज आया आपको, दैट इज कॉल्ड XY प्लेन आया। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये X मान लिया मैंने, ये Y मान लिया, Z मान लिया, तो XY प्लेन आया। बोला ठीक है। अब कह रहा है क्या कि आप यदि इसका स्पैन करते हो, ठीक है, मतलब इसका कोई वैल्यू लेते हो तो T ले लो और इसको लगा दो, मतलब XY 0 लगा दो। तो T क्या दिया हुआ है, उसको हम AXY 0 कर देते हैं, यही वाला XY 0। तो इसका मतलब इसको लिखने का तरीका देखिएगा जरा, ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखेंगे। T क्या आ जाएगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और X ऐसे लगेगा, XY 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, फिर ये इसके साथ गुना करेगा तो Y, फिर ये इसके साथ गुना करेगा तो आएगा X। तो ये तो यहाँ चला गया ना, मतलब ये मैपिंग क्या आया, इसका मैपिंग आ गया 0YX, ये ऐसा आया। इसका मतलब जो XY प्लेन का इमेज है, जो वैल्यू है, उसको कहाँ पहुंचा दिया, ये उसको पहुंचा दिया लास्ट वाले में। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल द पॉइंट ऑफ द ZX YZ प्लेन, ये द पॉइंट ऑन YZ प्लेन। ठीक है, YZ, क्योंकि ये Y या Z कोऑर्डिनेट है, तो XY का जो पॉइंट है ना, उसको ये YZ में घुसा दे रहा है, इसमें घुसा दे रहा है, इस वाले प्लेन में। ठीक है, XY प्लेन को YZ प्लेन में बना दे रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि जो आप मैपिंग करोगे, यदि T और वो लिखोगे L, यदि इसका इमेज कहाँ देगा, जो कि E1 और E2 से जनरेट करता है, मतलब XY प्लेन का, तो वो XY प्लेन में तो नहीं बनाने वाला है, भूल जाइए आप, ये तो नहीं बनेगा सर। ठीक है, वो किसमें घुसा देगा, YZ प्लेन में। मतलब XY प्लेन, T मैप्स XY प्लेन इनटू YZ प्लेन। इसका मतलब है क्या कि आपका कहना था मैप्स द सबस्पेस स्पैन बाय E1 E2 इनटू इटसेल्फ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब XY प्लेन टू XY प्लेन नहीं करेगा सर। इसका मतलब है क्या कि देन इंप्लाइज ए जो है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि XY प्लेन के पॉइंट को पॉइंट ऑफ XY प्लेन, ठीक है, उसको ये डाल दे रहा है YZ प्लेन में, तो बेकार है बात करना। ठीक है, तो ए भी गलत है, बी भी गलत हो गया। अब सी है, सी के पहले, ठीक है, सी जो है उसके बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, तो सी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, आइए सी के बारे में बात करते हैं। सी क्या है, सबसे पहला कि मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, टी जो आपको टीवी दिख रहा है, मैट्रिक्स जो आपको बना हुआ है टीवी, वो कैसा मैट्रिक्स है। ठीक है, वो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है कि वो सिमेट्रिक टाइप है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, काम खत्म। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि डायगोनलाइजेबल होता है तो गारंटी है कि यहाँ पे टी जो होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा, टीवी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। और यदि डायगोनलाइजेबल होगा तो इसका मतलब है क्या कि इसके पास, थ्योरी कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स मतलब यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब है कि उसके पास उतने ऑर्डर का लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होगा। तो इसका मतलब है क्या कि इट हैज लिनियरली, इट हैज डायगोनलाइजेबल है, तो डायगोनलाइजेबल इंप्लाई करता है कि इट हैज 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सेट होगा जो कि स्पैन करेगा, व्हिच स्पैन्स 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो स्पैन करेगा ही R3 को, कहानी खत्म हो गया, दैट स्पैन्स R3। ठीक है,
एंड दे स्पैन्स आर थ्री, क्योंकि 3 Li आप लिखे हैं यहाँ पे, 3 Li वेक्टर्स देन आइगन वेक्टर्स, ई वेक्टर्स मतलब आइगन वेक्टर्स। स्पैन किसको करेगा? R3, क्योंकि R3 का डायमेंशन कितना होता है? 3। तो R3 का डायमेंशन यदि 3 होता है, इसका मतलब उसको कितना चाहिए स्पैन होने के लिए? 3 ही चाहिए ना। क्लियर है? तो 3 होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 है तो 3 से स्पैन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि यहाँ से C सही है। C क्या है? सही है, तो टिक तो लग गया। D वाला देखिए क्या करा है, हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस, मतलब उसके पास क्या होगा? नॉन जीरो नल स्पेस होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि T जो है वो नॉन सिंगुलर है। पहले देखिए वहां पे D नंबर ऑप्शन के लिए मैं यहीं पे छोटा सा काम कर देते हैं। T का डिटर्मिनेंट यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वही TV मतलब मैट्रिक्स वाला जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? नॉन जीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर है, साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब है रैंक जो होगा उसका उसी का, T का लिखिए, TB का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, इसका रैंक क्या आ जाएगा? TB मतलब TBR3 बेसिस, उसका रैंक कितना आ जाएगा? 3। रैंक यदि 3 आ गया तो रैंक यदि 3 आ गया तो कहता है हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस। हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस मतलब नल स्पेस मतलब उसके कर्नल में, मतलब नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, मतलब एंटी में, तो डायमेंशन एंटी मतलब नलिटी क्या आ जाएगा? कुछ नहीं करना, नलिटी खाली निकाल देना। नलिटी होता है डायमेंशन ऑफ R3 है माइनस रैंक ऑफ T। रैंक ऑफ T निकल गया, इसका 3 माइनस 3 यानी कि क्या आ जाएगा? 0। तो नलिटी T, इसका मतलब है कि कर्नल T इसको कहते हैं, या फिर एंटी कहिएगा, उसमें मात्र एक ही वैल्यू आएगा, कौन आएगा? 0। तो आपका ये कहना कि हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस, झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से D क्या है? गलत है। खत्म कहानी, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट है डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। डायगोनलाइजेबल मतलब क्या? हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, दूसरा स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, है ना। और वो सारा मैट्रिक्स जिसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, और नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स यदि है, नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स यदि है तो उसका जो होता है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन नल निलपोटेंट, जैसे कैसे लिखा था 0 1 0 0, तो ये नॉन नल निलपोटेंट है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन नल नहीं है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो डायगोनलाइजेबल आखिर होता क्या है? डायगोनलाइजेबल मतलब कि डायगोनलाइजेबल जानने के लिए सबसे पहले होता है कि आपको सिमिलर मैट्रिक्स समझना पड़ता है कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिमिलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? दो मैट्रिक्स, मतलब पहले आप MNR ले लीजिए या MNF ले लीजिए। ठीक है, MNF मतलब फील्ड के ऊपर मैट्रिक्स n ऑर्डर के मैट्रिक्स का कलेक्शन। MNF मतलब सेट ऑफ ऑल n by n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड F। और यदि हम इसमें से दो मैट्रिक्स उठा लें A और B from the MNF, then the two matrix then A is said to be the similar to B। A कहलाएगा कि B के सिमिलर है। कब कहलाएगा? यदि एक ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर जाए इसी MNF से n by n ऑर्डर का कि B बराबर लिखा जाए P इनवर्स AP, तो A कहलाएगा सिमिलर है B के। ठीक है, A क्या है? सिमिलर है B के, जब B बराबर क्या लिखा जाए? P इनवर्स AP। और डायगोनलाइजेबल कब होगा? यदि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P ऐसा मिल जाए कि A जो है वो सिमिलर हो जाए किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, जैसे B है ना, तो B की जगह वहां पे डायगोनल मैट्रिक्स यदि बन जाए, A को किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P से इस तरह से ऑपरेशन करने पर यदि हम B के जगह डायगोनल मैट्रिक्स पाते हैं तो A कहलाएगा कि हम डायगोनलाइजेबल हो गया, A डायगोनलाइजेबल हो गया। और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कहलाएगा, λ1 λ2 λn, डायग जो होता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं ताकि आपको डायगोनलाइजेबल थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर कौन हो गया? इसका आंसर तो हो गया सी। ठीक है, देखिएगा जरा क्या आया है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। सिमिलरिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होता है? ठीक है, तो दो मैट्रिक्स, पहले तो एम एन एफ, लेट एफ बी अ फील्ड एंड एम एन एफ ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर। ए आई जे कहां से लेंगे? एफ से। ठीक है, फील्ड से लेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि जो दो मैट्रिक्स आप ले रहे हैं ए और बी, ए और बी जो दो मैट्रिक्स है एम एन एफ से लिए हैं, देन ए कहलाएगा सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मिले पी एम एन एफ से सच दैट कि बी बराबर पी इनवर्स ए बी कहलाए। ठीक है, पी इनवर्स ए पी कहलाए, ए बी नहीं, ए पी कहलाए। तो बी बराबर पी इनवर्स ए पी कहलाएगा तो हम कहेंगे कि ए सिमिलर है बी के। तो बी बराबर पी इनवर्स ए पी, तो हम क्या कर सकते हैं कि P से यदि यहाँ पे ऑपरेट करवा दें, दोनों साइड मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाइंग करवा दें, और P से P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाइंग करवा दें, तो ये A बन जाएगा, ये वाला। तो इसको लिख सकते हैं P इनवर्स का इनवर्स BP इनवर्स, और यहाँ पे Q लिख सकते हैं इसको P इनवर्स को, तो Q इनवर्स BQ हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि इस बार B सिमिलर हो गया किसके? A के। तो यदि A सिमिलर है B के तो B भी सिमिलर होगा किसके? A के। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यदि सिमिलरिटी रिलेशन है तो सिमिलरिटी ऑफ जो मैट्रिक्स है जो रिलेशन फॉलो करेगा तो उसमें सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, यहां आइए, यहां आइए, ये क्या कर रहा है जरा चेक कीजिएगा। यहां पे कह रहा है कि दो सिमिलर मैट्रिक्स यदि आप लेते हैं हैव सेम आइगन वैल्यूज, टू सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यू, मतलब दो सिमिलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, बट द मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यूज नीड नॉट बी सिमिलर, लेकिन कोई मैट्रिक्स यदि उसका आइगन वैल्यू सेम है तो वो सिमिलर हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये है ना, ए बराबर 1 0 0 1 दिया हुआ है और बी बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 0 1 दिया हुआ है। इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा 1 1। ठीक है, आइगन वैल्यू, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू यही हो जाएगा। इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 1। तो ये आइगन वैल्यू ये डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, डायगोनलाइजेबल करें, ये जो है आपका ए और बी, ये जो आया आपका, इसमें आइगन वैल्यू सेम है। ठीक है, सेम आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू दोनों का सेम है। ये यदि बात करेंगे कि ये क्या है, ai2 के बराबर है। ठीक है, P यदि कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मान लें, डिटरमिनेंट P का नॉन जीरो है, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यदि हम P इनवर्स AP कर दें मान लो, तो P इनवर्स I2P हो जाएगा, और P इनवर्स I2P मेरे को P दे देगा और ये क्या दे देगा? I2 ही पैदा कर देगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लीजिएगा तो A सिमिलर होगा हमेशा A के ही। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी कारण से इट इज सिमिलर टू ए होगा, नॉट इक्वल टू बी होगा ये। ठीक है, तो ए इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका मतलब ए इज नॉट सिमिलर टू बी, तो इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू यदि आपका सेम भी रहेगा तो आप सोचिएगा कि मेरा मैट्रिक्स सिमिलर हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सिमिलर मैट्रिक्स होगा तो आइगन वैल्यू सेम होता है, उल्टा सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि डायगोनलाइजेबल किसको कहते हैं? देखिए वहां पे मैट्रिक्स कब कहलाएगा कि डायगोनलाइजेबल है, पढ़िए। कहता है कोई n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, किस ऑर्डर का है? n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
थोड़ा सा देख लीजिए क्या कर रहा है। यदि कोई n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगा। कब होगा डायगोनलाइजेबल? यदि वो सिमिलर होगा किसी n बाई n डायगोनल मैट्रिक्स के। n बाई n कौन होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर होना चाहिए मतलब क्या कि P इनवर्स AP करने पर हमको डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए, डायग आना चाहिए कुछ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। यदि ऐसा आप लिख रहे हैं तो an बाई n ऑर्डर है तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 मतलब ये क्या, ये ऐसा मैट्रिक्स होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, डायगोनल मैट्रिक्स है, इधर 0 है इधर 0 है ना। तो यही कह रहा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n क्या होगा? आइगन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा, उसी में एक और चीज लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहा है जरा देखिएगा। करा अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यही इंपॉर्टेंट है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ एन n by n matrix A over the field F is that there exist n eigen vectors of A which are linearly independent। इसका मतलब है क्या कि आप यदि मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कह रहे हैं तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है डायगोनलाइजेबल होने के लिए, ठीक है। क्या कंडीशन है कि आपके पास मतलब कि उस ए के ऊपर, मतलब उस ए के लिए उस फील्ड के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए एन आइगन वेक्टर्स ऑफ ए व्हिच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब एन आइगन वेक्टर मिलना चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और ये नेसेसरी सफिशिएंट है, मतलब यदि डायगोनलाइजेबल है तो ये कंडीशन होगा कि उसके पास एन आइगन वेक्टर होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और यदि एन आइगन वेक्टर है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, दोनों साइड से है, ठीक है। इसलिए अभी जो यहाँ पे R3 बोल रहा था कि वो स्पैन करेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी में, तो वो इसलिए हो गया था क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो वो डायगोनलाइजेबल होगा, और डायगोनलाइजेबल होगा तो गारंटी उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा तो गारंटी R3 को स्पैन कर देगा क्योंकि R3 के घर से ही आ रहा है ना, 3/3 ऑर्डर का है। तो ये यहां से आया था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहां कहां से कौन आ रहा है। आगे देखिए, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है यदि ए n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, और द फील्ड F, और इफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए बी ऑल डिस्टिंक्ट, यदि आइगन वैल्यू जो है ए का पूरा यदि डिस्टिंक्ट है एंड बिलोंग्स टू F, मतलब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ठीक है, देन ए इज डायगोनलाइजेबल। तो उल्टा नहीं होगा, ठीक है, मतलब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, लेकिन यदि आइगन वैल्यू मतलब क्या कहते हैं मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां देख लीजिए 2 2 1 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू 2 2 1 हो गया, लेकिन ये डायगोनलाइजेबल है, लेकिन इसका आइगन वैल्यू आप कह रहे हैं डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, नहीं है डिस्टिंक्ट, ठीक है, दो ठो सेम है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा ही आएगा। यहां आ जाइए, आइगन वैल्यू निकालने का वही जो तरीका होता है, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ता है ना। यहां आ जाइए, a n by n इज डायगोनलाइजेबल होगा यदि gm ऑफ ईच आइगन वैल्यू इज इक्वल टू इट्स अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। gm मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और am मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। यदि किसी मैट्रिक्स का को आप डायगोनलाइजेबल कहना चाहते हैं तो जितना उसका आइगन वैल्यू होगा उससे करस्पॉन्डिंग जो उसका जीएम और एम निकलेगा वो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दोनों बराबर होना चाहिए, जीएम भी और कौन एम भी, तभी वो डायगोनलाइजेबल कहलाएगा दोनों साइड से, ठीक है। चलिए हम खाली याद दिला रहे हैं। अब ये देख लीजिए ये क्या है, ए यदि n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल कहलाएगा यदि मिनिमल पॉलिनोमियल हैज डिस्टिंक्ट मोनिक लीनियर फैक्टर हो जाए। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाए? डिस्टिंक्ट मोनिक लीनियर फैक्टर हो जाए, ठीक है। ए कहलाएगा डायगोनलाइजेबल, देन ए इनवर्स भी डायगोनलाइजेबल, ए ट्रांसपोज भी डायगोनलाइजेबल। ए डायगोनलाइजेबल तो उसका यदि पॉलिनोमियल कोई पीए बनाएंगे जहां पीए जो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है तो वो भी डायगोनलाइजेबल हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए चौथा नंबर में, ए यदि डायगोनलाइजेबल है तो ए प्लस सी आई वो भी डायगोनलाइजेबल हो जाता है। ए प्लस सी आई भी क्या होता है? डायगोनलाइजेबल हो जाता है भाई, ये ध्यान देना है। आगे आ जाइए,
ए कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल है, देन ए का पावर एन भी डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन कन्वर्स सही नहीं होगा कि ए का पावर एन यदि डायगोनलाइजेबल है तो ए डायगोनलाइजेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे यह एग्जांपल देखो, ए दिया हुआ है 0 1 0 0, ये नॉन नल नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, लेकिन इसका स्क्वायर मारेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये डायगोनलाइजेबल होता है। क्लियर हो गया? तो उल्टा नहीं होता है, मतलब ये डायगोनलाइजेबल है ए स्क्वायर, लेकिन ए डायगोनलाइजेबल हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां आ जाइए, उतना आप याद रखिएगा। ठीक है, जो यहाँ बताए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ये 2010 में ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है क्या कि मेरा टी जो है R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, वही B1 B2 B3 E1 E2 E3 जो है, उसके रेस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, 0 A B है, -A 0 C है, -B है, -C है, और ये 0 है। दिस इज द टीबी है, टी मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या रिप्रेजेंटेशन बी है। एबीसी या रियल नंबर है, नॉट ऑल जीरो। एबीसी के बारे में कह रहा है कि रियल नंबर है, ये आर से है, लेकिन नॉट ऑल जीरो, सारा जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, नॉट ऑल जीरो। तो टी क्या होगा, तो पहला तो क्या हमें पुट कर देते हैं, क्योंकि ये हमको तो दिख रहा है, ये 3x3 ऑर्डर है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और इसको सिमेट्रिक यदि ऑड ऑर्डर का हो तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका 0, डिटरमिनेंट जो होगा टीबी का वो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यदि डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब है कि टी क्या हो गया, टी इज सिंगुलर। टी सिंगुलर यदि हो गया तो इसका मतलब है कि रैंक जो होगा टी का वो 3 से नीचे होगा। ठीक है, R3 है ना, रैंक टी का क्या होगा 3 से नीचे होगा, और इसका मतलब है क्या कि टी जो होगा और नलिटी क्या होगा, नलिटी टी का 1 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो गारंटी है क्या कि इसका जैसे ये बढ़ गया 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है क्या कि ये 1 1 नहीं होगा, देन इम्प्लाइज टी इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। ठीक है, दूसरा टी इज ऑन टू, तो ऑन टू भी नहीं होगा रैंक के चलते, देन इम्प्लाइज टी इज नॉट ऑन टू। तो 2 ठो गया, ए भी गया बी भी गया, ए खत्म 1 1, यहां से बी खत्म। ठीक है, अब आगे आइए, बी भी खत्म, अब करा है सी। ठीक है, ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, सी पे आएंगे, यहाँ आइए, ए खत्म, बी खत्म, सी पे चेक करते हैं, सी क्या कर रहा है। सी छोड़िए भैया पहले, ठीक है, क्योंकि 3 गलत होगा तो एक तो सही होगा ना जी। तो डी चेक कर लो कि रैंक 1 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ एक पुट करो, देखो हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे एक चॉइस लेते हैं, मानते हैं ए के जगह 1, बी के जगह 0, सी के जगह 0, क्योंकि आपने कहा था कि एक ठो हम नॉन जीरो मान लेते हैं, ये नॉन जीरो है। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा मेरा, मैट्रिक्स बन जाएगा 0 1 0, -1 0 0, और माइनस यहाँ तो 0 0 0 0 0। तो सर ये मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्या है इसका रैंक कितना आया, इसका रैंक आ गया 2, रैंक कितना आया 2। ठीक है, और नलिटी कितना आया, नलिटी कितना आया 3 - 2 1, नंबर ऑफ कॉलम्स में से घटा देना है, रैंक को मिल जाता है नलिटी। अब यहाँ पर क्या करना है कि 1 1 गया, यहाँ से भी दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके चलते आपको ऑन टू गया। ठीक है, इसके चलते आपका 1 1, इसके चलते रैंक 2 है तो इसके चलते ऑन टू 1 1 गया, ऑन टू गया, और इसके चलते हुआ तो 1 1 चला गया। ठीक है, ऑन टू 1 1, ऑन टू नहीं होगा 1 1 नहीं होगा। आगे रैंक कितना आया, इसका रैंक आ रहा है 2, आप करे हो रैंक आएगा 1, गलत हो गया ना जी, डी क्या है गलत है। अब तुम ही सोचो कि डी भी गलत हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं ना कि चारों ऑप्शन गलत होगा, एक तो सही होगा, तो चेक नहीं करना, उसको मार देना सीधे कि सी क्या है सही है। डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ऑरिजिन ऑन टू इटसेल्फ। ठीक है, तो उसको हम लोग चेक करने नहीं जाएंगे, सीधे लिख देंगे क्योंकि वो सही है। ठीक है, वो सही हो जाएगा क्योंकि 3 ऑप्शन मेरा
गलत हो चुका है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देख के भी काम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है कि आपको 2011 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या करा है, टी आर एन से आर एन में, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एन करा है 2 से बड़ा बराबर लीजिए, और के करा है एन से छोटा लीजिएगा या बराबर भी ले सकते हैं। और ई एक सेट बनाया है जो इतना है, और एफ बनाया है टी वी1 वी2 वीके का बनाया उसी का, ठीक है, आर एन का। हम एक काम करते हैं, हम इतना ना ले जा करके हम R3 से R3 खाली कर देते हैं, क्योंकि n करा है 2 से बड़ा, तो मेरा 3 ले लिए n के जगह, n इक्वल टू हम 3 लेकर सेट कर रहे हैं इसको, और k कुछ भी हम ले लेंगे, ठीक है, तो हम 3 भी ले सकते हैं, तो k के जगह हम 3 लेने वाले हैं, ठीक है। और हम e बना रहे हैं सेट, मेरे पास है E1 E2 E3, ठीक है। आप कोई वेक्टर कहे थे, हम ये बना लिए, और f बनाएंगे TE1, मेरे ऊपर है, मेरा मन, हम क्या बनाएंगे f, ठीक है, बताते हैं क्या बनाते हैं, TE1 TE2 TE3। अब मेरा सेट देखिए, ये Li है क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है, ये Li है। अब इसका इमेज यदि हम E1 बना लिए, इसको E2 बना लिए, इसको E3 बना लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी Li हो जाएगा। ये Li है तो ये भी Li है, यदि ऐसा ले लिए तो, ठीक। अब हम यदि TE1 का इमेज, ठीक है, मान लो, और TE2 और TE3, हम यदि कह दे कि नहीं इसका इमेज हम डाल रहे हैं E1 पे, इसका इमेज E2 पे, इसका इमेज हम 0 डाल रहे हैं, तब तो ये LD हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि यदि ये Li है तो ये जो F सेट बन रहा है वो Li भी हो सकता है, वो LD भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दे सकते कि Li होगा, ये E वाला C ऑप्शन, ये ऑप्शन Li है तो F भी Li होगा, गलत। E Li है तो F भी LD होगा, गलत, नहीं है सही। इसका मतलब A और C दोनों क्या है, गलत हो गया, ठीक है, A और C दोनों क्या है, गलत है। तो हम यह लिख सकते हैं कि A भी गलत है, C भी गलत है। अब आगे चलिए, आगे क्या, आगे कहता है कि F यदि Li है तो क्या, तो F Li है तो आइए चेक करते हैं। F मतलब है यही वाला जो दिया हुआ उसी को उठा लेते हैं। तो Li का मतलब है क्या कि उसमें A यदि हम ले लें तो ये Li है, F इज Li, ठीक है, Li है। तो एक काम करते, हमको उसको दिखाना वो क्या होगा, तो उसका स्केलर देते हैं, A1 V1 A2 V2 AK VK 0। अब T लगा देंगे, A1 V1 A2 V2 AK VK T0 तो 0 होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। और यहाँ आ जाएगा A1 T V1 A2 T V2 और यहाँ आ जाएगा AK T VK AK T VK बराबर क्या 0, क्योंकि T0 0 होता है। अब ये जो है TV1 TV2 ये क्या है, F का मेंबर है, ठीक है। तो F क्या है, F तो Li है, तो A1 भी 0 A2 भी 0 AK भी 0। तो गारंटी है क्या कि E क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा। तो F यदि Li है तो E Li है, इसका मतलब है कि F यदि Li है तो E Li है, तो B सही है ना। B सही है तो D अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी सही है और डी क्या है, गलत है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पास है कि 2011 में पूछा हुआ जैम में, एन एम के बराबर नहीं है, T1 है Rn से Rm में, ध्यान देखिएगा, T1 कहा Rn से Rm में है, T1 T2 एग्जिस्ट है, T2 Rm से Rn है, T1 T2 तो पहले T2 ऑपरेट होगा, तो पहले T2 लगाओ यहाँ पे, T2 कहाँ से कहाँ है, और उसके बाद तुम बोलना कि फिर आगे तुम क्या लिख रहे हो, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ T1 लगाओगे, फॉक फंक्शन और गॉफ फंक्शन होता है ना, वही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या लगेगा, T1 O T2, क्योंकि अप्लाई पहले T2 होगा, T2 कहाँ से कहाँ है, पढ़ो,
T2 है Rm से Rn, तो ये Rm है और ये Rn है। और T1 कहाँ है? T1 है Rn से Rm। अब जरा चीज देखो, कह रहा है बाइजेक्टिव है। T1 और T2 ये क्या है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव समझ में आता है? 1 1 on 2, 1 1 on 2 है, बाइजेक्टिव कहते हैं उसको। तो 1 1 है मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। तो मान लो यहाँ कोई ये ले लिए, मान लो इसका इमेज यहाँ गया, इसका इमेज यहाँ गया, इसका इमेज यहाँ गया, अलग अलग का तो जाना तो है। अब इसके घर में एक आध एक्स्ट्रा है, मान लो अब यहाँ पर ऑन टू भी होना है, तो फाइनल इमेज तो कहाँ है? T1 और T2, मतलब T1 T2 यदि आप कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ जाएगा? Rm से Rm जाएगा। तो सर यहाँ का एलिमेंट यदि एक्स्ट्रा है तो इसका इमेज यही जाना चाहिए, कोई उसमें से जाना चाहिए। और ये मान लीजिए यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये जरा ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ T1 को क्या होना चाहिए? T1 क्या होना चाहिए? T1 इज ऑन टू जरूरी है, तो T1 क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। T1 ऑन टू होना चाहिए। और T2 को क्या होना चाहिए? T2 को, जो T2 है वो क्या होना चाहिए? T2 को 1 1 होना चाहिए। T2 क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। T2 के 1 1 होने के लिए कर्नल के घर में, कर्नल T2 वो मात्र एक ही एलिमेंट होना चाहिए, 0। यानी कि एंटी नलिटी T2, मतलब नलिटी T2, नलिटी T2 कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। यानी कि रैंक T2 कितना होना चाहिए? तो रैंक T2 पढ़ो यहां, रैंक T2, तो रैंक नलिटी थ्योरम लगेगा। तो क्या होता है यहां पे? यहां आइए, रैंक T2 प्लस नलिटी T2 बराबर डायमेंशन, डायमेंशन किसका? Rm का, ठीक है, क्योंकि T2 उधर है तो डोमेन का होता है, डोमेन का डायमेंशन। तो इसका वो वेक्टर स्पेस का, तो वहां हो गया Rm का डायमेंशन क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। तो रैंक T2 कितना आया है? नलिटी T2 कितना आया? 0। तो रैंक T2 कितना आ जाएगा? रैंक T2 हो जाएगा M, ठीक है, रैंक T2 M। T1 को ऑन टू होना चाहिए। T1 ऑन टू होने का मतलब, ठीक है, कि T1 यदि ऑन टू है तो रेंज, रैंक जो होता है रेंज का डायमेंशन, क्योंकि रेंज यहां बना, रेंज का डायमेंशन और Rm का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब रैंक ऑफ T1 बराबर M होना चाहिए, सीधा हो गया, रैंक ऑफ T1 बराबर M होना चाहिए। अब पढ़िए कौन है रैंक ऑफ T1? M है, डी नंबर ऑप्शन ए पढ़िए। रैंक ऑफ T1 N नहीं चलेगा, रैंक ऑफ T1 M ठीक है चलेगा। रैंक ऑफ T2 N गलत, रैंक ऑफ T2 होना चाहिए M। पढ़िए यहां, रैंक ऑफ T2 होना चाहिए M, ठीक है। और एक ऑप्शन यहां आया हुआ है, ठीक है, कौन ऑप्शन है? डी वाला देखो, रैंक ऑफ T1 M, रैंक ऑफ T2 M। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका मतलब है कि डी सही है, ठीक है, डी क्या है? सही है। तो डी में टिक लगाइए कि डी आपका सही है, ठीक है। आसान है सवाल, है ना। यहां पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 2012 में जैम में पूछा हुआ है कि W जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो वेक्टर स्पेस है ओवर R। W कोई वेक्टर स्पेस जरूर है, ठीक है, W क्या है? वेक्टर स्पेस ओवर R, ओवर R है, R फील्ड के ऊपर है। और R6 से W, ठीक है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, तो जो बोला वो लिख दो, T है। और कहता है ऐसा है कि इसका स्टैंडर्ड बेसिस उठा लिया है, उठा लो स्टैंडर्ड बेसिस, थोड़ा और बड़ा कर दो इसको। इसका स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 E4 E5 E6,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ये इसका पूरा बेसिस है, ये बी हो गया, दैट इज द बेसिस बी ऑफ R6। अब ये जो बेसिस है, तो बेसिस से इसका कहना है कि E2 का जो मैपिंग गया, E4 का जो मैपिंग जाएगा और E6 का जो मैपिंग जाएगा, उससे हम जनरेट कर लेंगे इसको, W को, इसका कहना है। यानी कि TE2, TE4 और TE6 इतना ही से W जनरेट हो जाता है, स्पैन करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पैन W। TE2, TE4, TE6, 6 जो है स्पैन W, मतलब इसका L करने पर W आ जाएगा। ठीक है, हम कहा कुछ करें, नहीं आएगा, आ जाएगा। यदि E1 का इमेज, ठीक है, E1 का इमेज वो कहा जाएगा, तो E1 का इमेज तो आप बना सकते हैं, कहा जाएगा। ठीक है, E1 का इमेज, E1 का इमेज हम कहाँ डालेंगे? ठीक है, एक चीज क्लियर है कि यदि इसका ये जो स्पैन कर रहा है, तो ये बेसिस बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेकिन बेसिस जरूर होगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट विल बी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट यहां से जो चूज करेंगे वो बेसिस होगा, क्योंकि ये स्पैन करता है W को। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट इसका जो होगा वो बेसिस बनेगा, तो इसका मतलब है कि यही बेसिस है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसको ऐसे बोला गया है, ये बेसिस है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? हो सकता है कि इसमें एक का इमेज जो है 0 चला जाता हो, तो बेसिस नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बेसिस नहीं होगा यदि इसमें एक का इमेज 0 चला गया, इसका इमेज 0 चला गया तो इसका मतलब बेसिस गया काम से। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसी जो बेसिस ऑफ W, इट इज नॉट श्योर, ये सही नहीं है, मतलब श्योर नहीं है इसमें। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि जो रैंक है T का वो 3 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, रैंक T का। अब एक और चीज उठ गया कि जब रैंक T का 3 से छोटा या बराबर होगा, तो सिल्वेस्टर थ्योरम से, यानी कि रैंक नलिटी थ्योरम से, नलिटी T प्लस रैंक T बराबर डायमेंशन होता है, तो 6 हो जाएगा, डायमेंशन R6 6 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि नलिटी T क्या होगा, तो नलिटी T बराबर 6 माइनस रैंक T। अब रैंक T कह रहा है कि हम 3 से छोटा होंगे, तो हम देखो क्या लिखते हैं, यहां से माइनस रैंक T क्या होगा, ग्रेटर देन -3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 6 यदि कर दें कि 6 माइनस रैंक T ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी कि 3, इसका नाम है नलिटी T। नलिटी T का 3 से क्या होगा, बड़ा है बराबर। नलिटी T मतलब कर्नल T, कर्नल T का डायमेंशन। ठीक है, कर्नल T का डायमेंशन 3 से बड़ा होगा, यानी कि कर्नल T एक से ज्यादा एलिमेंट रखेगा। तो एक ही बार में डी ऑप्शन सही हो गया, कर्नल T कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट, सही है। ठीक है, कर्नल T कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट, एकदम सही है। आप तो 3 से ज्यादा रख रहे हो, तो 3 या 3 से ज्यादा रख रहे हो, इसका मतलब है मोर देन 1 एलिमेंट कह रहा है। ठीक है, सही है, क्या दिक्कत है? तो कर्नल T कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट, 0 से ज्यादा रखेगा ना, तो डी सही है यहां से। तो फिर तो कहानी खत्म हो गया, एक सही है तो छोड़ दो, हटाओ, एक ही बार में हिट कर गया, है ना। एक और चीज, यदि पूरा TR6 मारेंगे, मतलब TR6 लिखेंगे यहाँ पे पूरा का इमेज, तो गारंटी W देगा। इसका इमेज कहां देगा, तो E1 का इमेज, E3 का इमेज, E5 का इमेज, ये 0 पे देगा। ठीक है, और कर्नल T के घर में कम से कम एलिमेंट होगा तो कौन होगा, मतलब E1, E3 और E5 तो कर्नल T में होगा ही होगा। ठीक है, जो कर्नल T आप बना रहे हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा होने का मतलब हो सकता है E2 को रख ले, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, E4 को रख ले, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि वो जो है TR6 वो W को स्पैन, मतलब W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि S ही स्पैन कर देता है W को, और पूरे का यदि रेंज मारेंगे तो गारंटी W आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि वो कर रहा है नॉट इक्वल, सी करे, बी ऑप्शन जो है वो गलत है,
कारण है क्या कि यहाँ कह रहा है TR6 नॉट इक्वल टू W, जबकि W के बराबर होगा, तो इसका मतलब है B क्या है, B गलत है। ठीक है, उसके बाद आइए ए के बारे में बेसिस करा था, तो बेसिस कैसे होगा, रैंक पहले ही करा है कि इसका 3 से कम हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन गलत है, बेसिस नहीं बन सकता है। कौन, T2 T4 T6 जो है वो एस वाला वो बेसिस बनेगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि E1 क्या कहते हैं E2 E4 E6 E1 E3 और E5 इतना तक का इमेज 0 पे जा रहा है, ये कर्नल में नाम लिखा लिया, कर्नल T है और ये R6 है, और E2 E4 इधर जा रहा है जो जनरेट करेगा, ये 0 चला गया। अब यहाँ जो बना TE2 बन गया और TE4 बन गया, तो इसी से जनरेट करेगा, W स्पैन करेगा। इसका मतलब है क्या कि रैंक जो है इसके इसमें घट जाएगा, यदि आप इसको एलाई कर देंगे तो रैंक 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि रैंक यदि 2 हो गया तो सीधा बात है बेसिस नहीं बनने वाला, ठीक है। एस इज अ बेसिस आप बोलिएगा, रैंक 2 हो गया तो इसका मतलब है क्या कि एस इज अ बेसिस ऑफ W, तो नहीं होगा, क्योंकि इसका इमेज E6 का इमेज 0 जा रहा है और आपको S के घर में तीनों लेना होगा, कौन कौन, TE2 TE4 TE6, और यदि एक का वैल्यू 0 घुसा दिए आप TE2 TE4 और 0, तो ये LD सेट होगा, तो बेसिस कहां से होगा, LD हो गया, इसका मतलब नॉट अ बेसिस, बेसिस में LI होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, और सी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि E1 E2 E1 E3 और E5 कर्नल में चला गया है, तो TE3 TE1 TE3 TE5 0 दे देगा, तो इसका मतलब है क्या कि वो आपको स्पैन करेगा 0 को, तो इसका मतलब है क्या कि नल सब स्पेस बना लेगा, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि वो स्पैन करेगा W को, गलत, तो सी भी गलत है। ठीक है, और तब डी क्या है, सही है। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, 2012 में आया हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, न्याय, उसमें टिक लगा देते हैं।